अनुराग हंसते हुए कहता है, उसे भी अपनी तरह बना रहा हूं ताकि वो तेरा अंत कर सके। यामिनी, अंत तो तेरा युग ही करेगा भक्षानर बनकर। यामिनी गुस्से के साथ कहती है, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं युग बाबू को कभी तेरी तरह नहीं बनने दूंगी। यामिनी अपने दोनों हाथों से अपनी पूरी ताकत के साथ अनुराग की पकड़ से अपना गला छुड़ाने की कोशिश करने लग जाती है। अनुराग भी अपने एक हाथ से यामिनी का गला और कसकर दबाते हुए कहता है, पहले तू अपने आप को तो बचा ले यामिनी, फिर अपने युग बाबू को बचाने की सोचना। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। इतना कहकर अनुराग और कसकर यामिनी का गला दबाने लग जाता है। अनुराग इतने जोर से यामिनी का गला दबा रहा था कि अब वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, बस दर्द से तड़पते जा रही थी। ताज नीचे गिरने के कारण वो अपनी दैवीय शक्ति का प्रयोग भी नहीं कर पा रही थी, ना ही कोई सा मंत्र पढ़ पा रही थी। अभिशाप खत्म होने के बाद डायन की शक्ति तो उसके अंदर से पहले ही खत्म हो चुकी थी। वो अनुराग के सामने कमजोर पड़ने लग गई थी। अनुराग भी यामिनी को छोड़कर युग पर ध्यान देने लग गया था। उसे अपनी तरह बनाने के लिए युग को मोहित करने लग जाता है। उसे एहसास दिलाने लग जाता है कि वो कौन है। अनुराग ने अपना अंगूठा अभी भी युग की कलाई पर ही रखा हुआ था और उसी जगह पर 5वां निशान उभर रहा था। युग की आंखों का रंग भी बदलने लग गया था। वो पूरी तरह काली होने लग गई थी। देखते ही देखते वहां पर धुआं बढ़ने लग जाता है। कुछ ही सेकंड में धुआं इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि यामिनी को ना ही अनुराग नजर आ रहा था, ना ही युग और ना ही तारा। बस हर जगह काला धुआं छाया हुआ था। यामिनी मन ही मन सोचने लग जाती है, यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है? मुझे कोई नजर क्यों नहीं आ रहा है? युग बाबू कहाँ गए और तारा कहाँ पर है? वो सब यहीं पर तो थे। यामिनी को भले ही धुएं में कोई नजर नहीं आ रहा हो, पर उसे इस बात का एहसास अभी भी था कि किसी ने जोर से उसका गला पकड़ कर रखा हुआ था और उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। दूर से देखने पर उस जगह पर बस धुआं नजर आ रहा था। धुएं के सिवा कुछ और नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो चारों धुएं में ही लिप्त हो गए थे। कुछ पल तक तो युग को ही बस धुआं नजर आ रहा था, पर कुछ सेकंड बाद ही युग को उस धुएं में अनुराग नजर आने लग जाता है। वो अनुराग जो उसके सामने एकदम सीधा खड़ा हुआ था। ना ही उसने अपने एक हाथ से यामिनी का गला पकड़कर रखा हुआ था और ना ही उसकी कलाई पर अनुराग ने अपना दूसरा हाथ रखा हुआ था। युग भी वहां पर एकदम सीधा खड़ा हुआ था। उस धुएं में बस युग को अनुराग नजर आ रहा था और कोई नहीं। दोनों ही एक दूसरे के सामने शांति के साथ खड़े हुए थे, जैसे वो अलग ही दुनिया में आ गए हो। उस दुनिया में जहां पर उनके सिवा कोई और नहीं था। अगले ही पल अनुराग का चेहरा बदलने लग जाता है और वो भक्षानर का रूप ले लेता है। वो भक्षानर जिसने कामेश्वरी यक्षिणी को पृथ्वी लोक पर बुलाया था। भक्षानर युग की तरफ देखकर मुस्कुराते रहता है, कुछ नहीं कहता है। युग हैरानी के साथ भक्षानर की तरफ देखते हुए कहता है, भक्षानर? भक्षानर पलटकर युग से कहता है, हाँ युग, मैं हूँ भक्षानर, तुम्हारा पूर्वज। वो पूर्वज जिसकी वजह से तुम्हारा आज वजूद है। अगर मैं ही नहीं होता तो तुम्हारा वजूद भी नहीं होता। युग कुछ गुस्से के साथ कहता है, अगर मेरा वजूद ही नहीं होता तो ही ठीक होता। इस तरह सब कुछ तबाह तो नहीं हो रहा होता। भक्षानर बड़े प्यार से कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो युग बेटा? तुम्हारा वजूद होना तो बहुत जरूरी था। अगर तुम्हारा वजूद नहीं होता तो सालों बाद आज मेरा वजूद वापस से जिंदा नहीं हो पाता। मुझे दैवीय शक्तियां कभी नहीं मिल पाती। भक्षानर अपने हाथों से खुद अपने चेहरे की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये रूप, शक्ति सब तुम्हारी वजह से ही तो मुझे वापस मिल पाई है, वरना उस यक्षिणी और उन 3 धर्म गुरुओं ने तो मुझसे सब कुछ छीन लिया था। युग हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा? मेरी वजह से? भक्षानर कहता है, हाँ मेरे युग बेटे, ये सब तुम्हारी ही तो देन है। तुम्हारी वजह से ही ये सब मुमकिन हो पाया है। आखिर तुमने ही तो मुझे आजाद किया है और मेरा पुनर्निर्माण किया। युग अपनी भवें उठाते हुए हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा? मैंने आजाद किया? भक्षानर हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ युग बेटे, जो किया तुमने ही किया है, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाता। युग के अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि भक्षानर उसे क्या समझाने की कोशिश कर रहा था, और ये बात भक्षानर ने युग का चेहरा देखकर ही समझ ली थी। भक्षानर फिर युग से बोल पड़ता है, नहीं आया ना कुछ समझ में, मैं समझाता हूँ। युग बड़े गौर से भक्षानर की बात सुनने लग जाता है। भक्षानर अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, तुम्हें याद है युग बेटा, तुम्हारा ग्रेवयार्ड कोठी में बिताया हुआ वो पहला हफ्ता? उस हफ्ते क्या क्या हुआ था? युग उस बारे में याद करने की कोशिश तो करता है, पर उसे कुछ याद नहीं आता है। भक्षानर युग को सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करते हुए कहता है, युग बेटा, तुम्हें वो रात याद है जो तुमने अपने दोस्तों के साथ ग्रेवयार्ड कोठी में बिताई थी? उस रात वो सब शराब के नशे में गहरी नींद में सो गए थे और तुम्हें तुम्हारे पापा अनुराग की आवाज सुनाई दे रही थी।
भक्षानर के ये बात कहते ही युग को उस रात के बारे में याद आ जाता है। उसी रात उसने अभिमन्यु के साथ मिलकर रूम नंबर 666 का दरवाजा खोल दिया था। युग हड़बड़ाहट के साथ भक्षानर से कहता है, हाँ मुझे याद है, पापा मुझे मुक्ति के लिए पुकार रहे थे। वो बार बार मुझसे कह रहे थे, युग बेटा मुझे मुक्ति दिला दो। भक्षानर हंसते हुए कहता है, युग, वो अनुराग की आत्मा नहीं थी बल्कि मैं था। मैं पहले से जानता था तेरी कमजोरी क्या है और मैंने शुरू से उसी कमजोरी का फायदा उठाया। मैं जानता था कि अगर मैं यक्षिणी की आवाज निकालकर तुझे पुकारूंगा तब भी तू वो कमरा नहीं खोलेगा, पर अगर अनुराग की आवाज निकालकर तुझे पुकारूंगा तो तू वो कमरा जरूर खोलेगा, क्योंकि तू अनुराग से बहुत प्यार करता है और अपनी माँ से नफरत। जानना चाहता है तू अपनी माँ से इतनी नफरत क्यों करता है? क्योंकि तुझे ये तक याद नहीं था कि तेरी माँ दिखती कैसी है। युग एकटक भक्षानर की तरफ ही देखते रहता है। उससे कुछ नहीं कहता है, पर भक्षानर समझ गया था कि युग सब कुछ जानना चाहता था। भक्षानर खुद बोल पड़ता है, मेरी वजह से। युग, तुझे तेरी माँ का चेहरा तक याद नहीं था। तू अपनी माँ का चेहरा तक भूल गया था। बचपन में जब मैं तुझे बोर्डिंग स्कूल छोड़ने गया था, उसी वक्त मैंने तेरी माँ के साथ तेरी जितनी यादें थी वो सारी मिटा दी थी। बस अनुराग की यादें बचा कर रखी थी, क्योंकि मैं जानता था वक्त आने पर तू मेरे बहुत काम आ सकता है। मेरा तो पहले से इरादा था तुझे अपनी तरह बनाने का। युग खामोशी के साथ भक्षानर की सारी बातें सुनता रहता है, कुछ नहीं कहता है। भक्षानर फिर युग से बोल पड़ता है, उन 3 धर्म गुरुओं की चालाकी के कारण मैं रूम नंबर 666 में ही कैद होकर रह गया था। वहां से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था, पर मैं जानता था कि एक ना एक दिन तू ग्रेवयार्ड कोठी जरूर आएगा। आखिर अनुराग को भी तो सालों बाद ग्रेवयार्ड कोठी आना ही पड़ा था ना, तो तू कैसे नहीं आता? बाप बेटे दोनों शहर जाकर बस गए थे। बाप कहानी लिखने के लिए ग्रेवयार्ड कोठी आया था, तो बेटा अपना नया काम धंधा खोलने के लिए आया था। पर दोनों ने ही बस मुझे ताकतवर किया और खुद कुछ नहीं कर पाए। रूम नंबर 666 का दरवाजा खोलकर तूने ही मुझे आजाद किया था, और उसी दिन से फिर मैंने अपना खेल शुरू कर दिया था। भक्षानर युग को सब कुछ बताते हुए कहता है, मेरा मन तो चाह रहा था कि मैं उसी वक्त तेरे शरीर में समा जाऊं, पर मैंने देखा तेरे अंदर एक शक्ति है जो मुझे तेरे अंदर घुसने से रोक रही थी। युग को लगा था कि भक्षानर जरूर बिसाहा के बारे में बोलेगा, पर वो बिसाहा को छोड़कर कुछ और ही युग से बोल पड़ता है। भक्षानर युग से कहता है, और वो था तेरे गले का लॉकेट जिसके अंदर यक्षिणी के ताज का हीरा था, जो उस चालाक चित्रा ने चालाकी से मुझसे छीन लिया था और उसे छुपाकर तुझे दे दिया था ताकि मेरे हाथ न लगे। मैं समझ गया था कि मुझे सब्र से काम लेना होगा। इस बार मैं कोई गलती नहीं कर सकता था। भक्षानर अपनी जीभ अपने होठ पर फेरते हुए कहता है, तुझे पता है युग, मेरे मुंह को सबसे पहले खून का भोग किसका लगा था? युग भक्षानर को एकटक देखते हुए कहता है, किसका? भक्षानर मुस्कुराते हुए जवाब देता है, तेरा युग। युग हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा मेरा, पर कैसे? भक्षानर युग को सब कुछ बताते हुए कहता है, तुझे वो काला पेन याद है जो तेरे बाप अनुराग का था? युग को याद आ जाता है कि वही पेन उसने रूम नंबर 666 से उठाया था और उसे वहां पर अनुराग का चश्मा भी मिला था। भक्षानर आगे कहता है, उस रात जब तू अपने स्टार्टअप का प्लान कागज पर उस पेन से लिख रहा था, तो तेरे हाथ में खरोच लग गई थी उस पेन की नोक से, और तेरा खून उस पेन में लग गया था। वो पेन अनुराग का था और अनुराग की सभी चीजों पर मेरा वश था। वो मुझसे बंधी थी, इसी वजह से उस खून की बूंद का भोग मुझे लगा था, और तेरे खून की बूंद चक्कर ही मैं समझ गया था कि मैं तेरे शरीर के अंदर समा सकता हूँ। मुझे अब अनुराग के शरीर की कोई जरूरत नहीं थी। युग भक्षानर को बीच में टोकते हुए कहता है, पर अगर तुम्हारा मकसद मेरे ही शरीर से पूरा हो सकता था तो तुमने मुझसे मेरे पापा का शरीर क्यों मंगवाया था? मुझे पंचिम गांव क्यों भेजा था? भक्षानर बड़े प्यार से कहता है, बता रहा हूँ युग बेटा, सब कुछ बता रहा हूँ, बस सब्र कर, आज तुझे सब पता चल जाएगा। युग चुप खड़ा रहता है। भक्षानर खुश होते हुए फिर बोल पड़ता है, जब तेरा खून मैंने चखा था तो मेरा मन तो उसी वक्त किसी का शिकार करने का होने लग गया था, और उस रात तो अमावस्या भी थी। ये तो सोने पर सुहागा वाली बात थी। शिकार करता मैं और इल्जाम आता यक्षिणी पर। आखिर पहले भी तो मैं यही करता था, जब यक्षिणी ने शिकार करने से मना कर दिया था। पर मैंने सोचा क्यों ना 13 साल बाद फिर घाट पर शिकार किया जाए, यक्षिणी का खौफ वापस लाया जाए। पर जब मैं शिकार करने के लिए घाट पर पहुंचा तो मैंने देखा कि घाट पर तो पहले ही मोहित का शिकार हो रहा था, जो कोई और नहीं यामिनी कर रही थी।
पहले तो मैं भी यामिनी को देखकर हैरान रह गया था कि यक्षिणी वहां पर कैसे पहुंची। उसे तो मैंने अदृश्य कमरे में कैद करके रखा है। पर फिर अगले ही पल मुझे याद आया कि यक्षिणी की एक बेटी भी थी और वो यामिनी थी। यामिनी हूबहू यक्षिणी की तरह दिखती थी। वही रूप, वही बदन, वही लचीली कमर। उसको देखकर तो मेरा मन कर रहा था कि मैं उसी वक्त उसके साथ संभोग करने लग जाऊं और उसकी माँ की तरह उसकी भी सारी हवस मिटा दूं। जैसे ही भक्ष्यानर ये बात बोलता है, युग उसे गुस्से के साथ घूरने लग जाता है, पर कुछ करता नहीं है, बस गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच लेता है। भक्ष्यानर फिर बोल पड़ता है, पर मैंने अपने आप पर काबू कर लिया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि यामिनी को मेरे वहां पर होने का एहसास हो। भक्ष्यानर हंसते हुए कहता है, पर मैं यामिनी के साथ संभोग करता भी कैसे? संभोग करने के लिए शरीर का होना भी तो जरूरी था। उस वक्त मेरे पास थोड़ी कोई शरीर था। युग अभी भी अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। भक्ष्यानर अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, जब मैंने यामिनी को मोहित का शिकार करते हुए देखा तो उसी वक्त मेरे मन में एक और चक्रव्यूह रचने का ख्याल आया। पर इस बार मैंने वो चक्रव्यूह चित्रा के लिए नहीं, युग, बल्कि तेरे लिए रचा। मैंने जानबूझकर उस रात टाइपराइटर के बटन दबाए थे ताकि तू उस टाइपराइटर को उस कमरे से बाहर निकाले। और जैसे मैंने सोचा था वही हुआ। तू उस टाइपराइटर को अपने कमरे में ले आया। उस टाइपराइटर में मैंने ग्रेवयार्ड कोठी में कैद होने से पहले ही महाडायन का हरा हीरा लगाकर रखा हुआ था। वो क्या है ना, अनुराग को कहानी लिखनी आती है, वो लेखक बाबू है, पर मैं तो नहीं ना। इसलिए मैंने उस हीरे की शक्ति का प्रयोग किया और जो भी घाट पर शिकार होता था वो अपने आप टाइप हो जाया करता था। जानना चाहता है युग, मैं तुझे वो सब शिकार की स्क्रिप्ट क्यों पढ़ाना चाहता था? युग भक्ष्यानर को एकटक देखते हुए उससे पूछता है, क्यों? भक्ष्यानर जवाब देता है, ताकि तुझे यकीन हो जाए कि यक्षिणी सच में होती है। वरना तू तो यक्षिणी पर यकीन ही नहीं करता था, क्योंकि चक्रव्यूह शुरू करने से पहले तेरा यक्षिणी पर यकीन करना बहुत जरूरी था। इसी वजह से जब भी घाट पर किसी का शिकार होता था उसकी स्क्रिप्ट तुझे मिल जाया करती थी। इस बीच मुझे ये भी पता चल गया था कि यामिनी और तेरा चक्कर चल रहा है। जानता है मुझे ये बात कैसे पता चली? युग चुप खड़ा रहता है। भक्ष्यानर खुद ही बोल पड़ता है, तेरी वजह से युग। वो सारी बातें जो तू अभिमन्यु और अपने दोस्तों को बताया करता था कि तुझे एक मछुआरन लड़की मिलती रहती है, वो सारी बातें मैं सुनता रहता था। मैं हमेशा तुम सबके बीच में ही था, बस तुम में से कोई भी मुझे देख ही नहीं पाया, ना ही महसूस कर पाया। जब मुझे ये बात पता चली कि तेरा यामिनी के साथ चक्कर चल रहा है तो मैं तो और भी ज्यादा खुश था। आखिर एक भक्ष्यानर का वंशज यक्षिणी के प्यार में नहीं पड़ेगा तो किसके प्यार में पड़ेगा? तेरा बाप भी तो कामेश्वरी यक्षिणी के प्यार में पागल था। मैं ये बात जानता था कि यामिनी तुझसे प्यार नहीं करती थी, बस नाटक कर रही थी। उसका मकसद भी तुझे मारकर बस अपने अभिशाप से मुक्ति पाना था, और तुझे मारने के लिए गले से लॉकेट उतरना जरूरी था, वरना वो भी तुझे नहीं छू सकती थी। और मैं भी उसी दिन का इंतजार कर रहा था कि कब तेरे गले का लॉकेट उतरे। भक्ष्यानर कुछ गुस्से के साथ कहता है, सब ठीक चल रहा था पर बीच में वो अमोदिता आ गई। अमोदिता का नाम सुनकर युग एकदम शॉक्ड हो जाता है और हैरानी के साथ कहता है, अमोदिता आ गई मतलब? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।